हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है सामान्य विज्ञान की। ये आपकी क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। विशेष है इसमें कि ये क्लास आपके यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं वही है, चैप्टर वाइज। ठीक है, लेकिन आप पीसीएस वाले भी देखते रहेंगे इसको, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। तो कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? डी ब्रोगली ने। कणों की तरंग प्रकृति की एक परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थों में तरंगों जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके आवेग के व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा की समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा से नियंत्रित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? टेस्ला। चुंबकीय चालक घनत्व का मात्रक टेस्ला। प्रतीक इसका है टी से डिनोट करते हैं। आर्गसीजियस पद्धति के अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन बल का मात्रक है। 1 किलोग्राम पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड से गति से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा को 1 न्यूटन कहा जाता है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक है। 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे है एम्पियर का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर है। 1 कूलाम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। वायु वेग को मापने के लिए एनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रव घनत्व को मापने के लिए पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का यांत्रिक गुण बेवामीटर से मापा जाता है। आगे है, शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं बीमा कैसे निकाली जाती है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ठीक है, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य बराबर होता है आपका बल गुणे विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो आपका बल का मात्रक बल की बीमा होती mlt पावर -2, और विस्थापन यानी दूरी का हो जाएगा l, समय का t। तो ये t नीचे था तो ये जाके ऊपर हो गया। ठीक है, तो ml स्क्वायर, यहाँ l था ml स्क्वायर डबल l हो गया, t पावर -3 हो गया। यानी शक्ति की बीमा क्या हो गई? ml स्क्वायर t पावर -3। नेक्स्ट है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? आंसर इसका सही है, बेलनाकार लेंस। आँख के कार्निया में
लेंस के अनियमित आकार से दृष्टि वैषम्य एस्टिग्मेटिज्म उत्पन्न होता है। यह दोष नेत्र में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वक्रता के अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में नहीं देख पाता है, या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में ठीक देख पाता है परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। इसको दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। तो यह जेट इंजन का आविष्कार किया है फ्रैंक व्हिटल ने। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आसपास की वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। आधुनिक विमानों में जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है दांतों की वर्धित एनार्लिज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दांत के चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण मोटर गाड़ियों की साइड में लगे होते हैं। इसकी सहायता से गाड़ी का ड्राइवर अपने पीछे की गाड़ियों को देख सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। किसने किया था। तो किया था सर सीवी रमन ने किया था 1921 में लंदन के रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी प्रदान किया गया। इनकी इसी खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। तो प्रकाश वर्ष से किसको मापा जाता है। तो दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। यह एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे हैं निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो विक्रम साराभाई जो थे ये उद्योगपति भी थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति, उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्हें विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। 100 फ़ारेनहाइट
150 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट या 244 फ़ारेनहाइट। तो जल का क्वथनांक होता है इसमें 20 है, ये 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है। आगे है 99.947 डिग्री सेंटीग्रेटेड। उसके बाद 373.17 केल्विन होता है। 211.95 फ़ारेनहाइट होता है, यानी 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 373.127 केल्विन होता है। सेंटीग्रेटेड में 99.947 सेंटीग्रेटेड होता है। आगे है 13 नंबर, खाली जगह दिया है। डॉट डॉट का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। मापक यंत्र और राशि दी है। स्पीडोमीटर वाहन का वेग मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए किया जाता है। आगे है थर्मामीटर ताप मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग पवन के वेग को यानी हवा के वेग को मापने के लिए किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। लोहा, सिलिकॉन, कॉपर तथा सिरामिक में से तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी तांबे से अधिक सुचालक होती है, यानी चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक होती है, लेकिन अधिक महंगी होने के कारण यह अधिक उपयोगी नहीं होती है। यानी चांदी महंगी होती इसलिए ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, तांबे का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। आगे है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। भास्कर था, रोहिणी था या आर्यभट्ट था या एप्पल था? तो ये आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉसमॉस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी का प्रयोग। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी का प्रयोग। नेक्स्ट है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो कहते हैं डेसिबल। ध्वनि किसमें मापा जाता है? किस ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप का मापने का एक स्केल पैमाना है। ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है, जबकि कैलोरी ऊष्मा का तथा न्यूटन बल का मात्रक है। फ़ारेनहाइट ताप मापने का एक स्केल पैमाना है। आगे है अटलांटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी थे। कौन थे? डॉक्टर भाभा थे या डॉक्टर एस.जे. कासिम थे या डॉक्टर अब्दुल कलाम थे या डॉक्टर शांत स्वरूप भटनागर थे? कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अटलांटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभावी डॉक्टर एस.जे. कासिम यानी सैयद जहूर कासिम थे। ये एक भारतीय समुद्री जीव विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने अटलांटिका अन्वेषण के नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की मदद की तथा 1981 से 1988 के मध्य 7 अन्य अन्वेषण अभियानों को निर्देशित किया। इन्होंने 1991 से 96 तक योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। एक प्रोफेसर के रूप में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अन्नामलई विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास तथा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रियान गैस भरा होता है जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीक है, एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लेजर एमिटिंग डायोड है या तीन एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है या लो एमिटिंग डायोड है? इसका फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। ऊर्जा प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती, इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णीय और ओएलईडी प्रमुख है। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। एलईडी एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी कई प्रकार की होती है, इसमें मिनिएचर, फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णीय और ओएलईडी प्रमुख है। नेक्स्ट है, बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। बीएमआई गणना के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम में प्रति लंबाई स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। वजन किलोग्राम में गुणे इंटू लंबाई मीटर में अपान लंबाई मीटर में। बीएमआई का मतलब क्या है? बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि शरीर का भाग उसके लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वजन किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर में। ठीक है, तो बीएमआई वजन किलोग्राम में अपान लंबाई स्क्वायर मीटर में। बीएमआई स्थिति 18.5 सामान्य से कम वजन। अगर बीएमआई 18.5 है तो सामान्य से कम वजन है। 18.5 से 24.9 है तो ये सामान्य है। 25 से 29.9 है तो सामान्य से अधिक वजन है। 30 से 34.9 है तो ये मोटापा है। 35 से 39.9 है तो अति मोटापा है। और 40 से अधिक है तो अस्वस्थ मोटापा यानी ये बीमारी का कारण है। आगे है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किस एक का उदाहरण है? अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए एक शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया, यह किस एक का उदाहरण है? तो यह है आपका न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, या आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन के तृतीय नियम है, या न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, या न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है ये। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई स्थिर वस्तु जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, अतः स्पष्ट है कोई भी वस्तु कितने भी वर्षों तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा। यानी न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वो वस्तु विस्थापित नहीं हो सकती है। यह आपके न्यूटन का पहला नियम। अगला क्वेश्चन, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है, किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? आंशिक रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। क्या सही है इसमें? तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ
और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। इसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक की गोली निकलने पर व्यक्ति को पीछे की तरफ धक्का लगना, नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हटना आदि। अगला क्वेश्चन है, परमाणु से नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? तो ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी होता है, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित हो रहते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन या द्रव्यमान नगण्य होने के कारण परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेसिबल इकाई है किसकी है? तो ऊष्मा की तीव्रता की है, ध्वनि की तीव्रता की है, प्रकाश की गति की है या रेडियो तरंगे की है? तो ये ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल, इसे डीबी से प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य के कान 0 डेसिबल से अधिक और 180 डेसिबल तक के शोर का सामना कर सकते हैं। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डीबी होती है। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 60 डीबी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का अपवर्तन होता है, अवशोषण होता है, परावर्तन होता है या विवर्तन होता है? प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के कारण प्रमुख कारण ध्वनि का परावर्तन है, जबकि ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं, तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। आगे है सर्वोत्तम विद्युत चालक। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है, उसके बाद है तांबा। ऐसी धातुएं जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रभाव आसानी से हो जाता है सुचालक धातुएं कहलाती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं के विद्युत चालकता के अनुसार घटता क्रम निम्न प्रकार का है। सबसे पहले है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, फिर टंगस्टन। सबसे अच्छा सुचालक चांदी है, उसके बाद है तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार? तो सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मित होती है। 1H2 बराबर 2He4 प्लस ऊर्जा। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तब यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 1H2 प्लस 1H2 इक्वल टू 2He पावर 4 प्लस ऊर्जा, यानी 1 हाइड्रोजन बराबर 2 हीलियम प्लस ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपना लोकेशन अपने साथियों को बताने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए।
वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है, जिससे उस स्थल की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? नार्को टेस्ट का, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का, पॉलीग्राफ टेस्ट का, उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जा सकता है झूठ पकड़ने के लिए। अन्वेषण के दौरान यानी जांच के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जा सकता है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा सकता है, यानी तीनों का उपयोग किया जा सकता है। अन्वेषण के दौरान अपराधी सही बोल रहा है या झूठ, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफ टेस्ट झूठ का पता लगाने में सहायक है। इसके अलावा ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के मस्तिष्क संवेदनाओं को रिकॉर्ड करके भी सत्यता की जांच की जाती है। नार्को टेस्ट के माध्यम से झूठ और साथ ही साथ कोई अन्य जानकारी जो व्यक्ति छिपा रहा है जान सकता है। तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भोजन को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन को मापने की यूनिट का नाम क्या है? वाट, ओम, हार्स या कैलोरी? तो यहाँ कैलोरी सही हो जाएगा। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हार्स पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? इनसेट ए था, अर्ली बर्ड था, या टेलस्टार 1 था, या मालनिया 1 था? कौन था? तो विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलस्टार 1 है, जिसे 10 जुलाई 1962 को अमेरिका के नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि यह उपग्रह अब क्रियाशील नहीं है, लेकिन यह आज भी अपनी कक्षा में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? पानी में, बर्फ में, वायु में, या इनमें से कोई में नहीं? किसमें होती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक तथा गैस में निम्नतम होती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल निम्न आंकी गई है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा 6420 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड, उसके अंदर लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड, समुद्र जल में 1533 मीटर पर सेकेंड, पानी में 1493 मीटर पर सेकेंड, बर्फ में 4000 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद में है वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद में निर्वात न्यूनतम यानी 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 बिल्कुल कुछ नहीं। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है? प्लानोमीटर, क्रोनोमीटर, या माइक्रोमीटर, या ओपिसोमीटर? ओपिसोमीटर का तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मानचित्र पर दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में एक छोटी दांतेदार पहिया और एक अंकित डायल लगा होता है। इस पहिए को उस रेखा पर चलाया जाता है जिसकी दूरी ज्ञात करनी होती है। दांतेदार पहिया द्वारा चली गई दूरी को मापक द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। इसे कर्वीमीटर या मेलोग्राफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लायन वेग किसे कहते हैं? प्लायन वेग किसे कहते हैं? ऑप्शन है, उपग्रह का वेग कहलाता है प्लायन वेग, या फिर वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, या फिर वह ध्वनि के वेग के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। वह वेग जिसमें उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए वो कहलाता है प्लायन वेग और वापस लौट कर ना आए।
आंसर है वह वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए प्लायन वेग कहलाता है। प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई पर लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। इसका संगठन निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.90%, उसके बाद में आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, नियान है 0.0018%, हीलियम है 0.0005%, ओजोन है 0.0006%, उसके बाद में हाइड्रोजन है 0.0005%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन तथा ज़ेनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। यानी क्लोरीन है वायुमंडल में नहीं पाई जाती, क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। न्यूटन की समकालीन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश की तरंग न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेंस ने सन 1678 में प्रकाश के तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रोजन? हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है या फिर घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ये बढ़ता है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो उसके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ता है। आगे है, तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अप्सरा या जर्लिना या स्पुतनिक या आर्यभट्ट। तो उसका नाम था अप्सरा। रिएक्टर एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जो वर्ष 2010 से कार्य करना बंद कर दिया है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम, थोरियम तथा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्न में से वायुदाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर या एनीमोमीटर? वायुदाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। क्रोनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जो जलयानों में सही समय का पता लगाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा तथा एनीमोमीटर द्वारा पवन का वेग मापा जाता है। तो साथियों, ये थे आपके फिजिक्स के सवाल, यानी भौतिक विज्ञान के सवाल थे, प्रश्न थे, जो आपकी यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, ठीक है? तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।